अ, हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास को फिर से कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा हेडिंग है लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, नर्मदा नदी का पता लगाओ। नर्मदा नदी का पहले पता लगाते हैं। देखो कहाँ पर है नर्मदा नदी। देखो, ये है नर्मदा नदी, दिख रहे हो। ये यहाँ से इस तरह से जाता है और यहाँ अरब सागर में ये नदी गिरेगी। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर। क्या बोल रहा है कि नर्मदा नदी के किनारे जो है, इसके तटों पर कई लाख वर्ष पहले से लोग रहते आ रहे हैं। ठीक है, आज भी रह रहे हैं और कई लाख वर्ष पहले से ही रहते आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर रहने वाले जो आरंभिक लोग थे, शुरुआती लोग, ठीक है, वो क्या थे? तो कुशल संग्राहक हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? कुशल संग्राहक। संग्राहक कहने का मतलब ये है, संग्राहक कहने का मतलब ये है कि ये जो है जंगलों से फल फूल, अपने भोजन का जो है वो संग्रह किया करते, जैसे फल फूल जड़ ये सब, फूल पत्तियां ये सब जो है संग्रह किया करते थे। ठीक है, ये जो है नर्मदा नदी के आसपास जो जंगल थी, विशाल जंगल थी आसपास में, उन उन जंगल के विशाल संपदा से वो परिचित थे। और वो अपने भोजन के लिए जो जड़ फल जंगल के अन्य उत्पाद संग्रह किया करते थे, इन्हीं जंगलों से किया करते थे। ठीक है, कुशल संग्राहक होने का क्या मतलब है, इसको समझ लो। संग्राहक तो समझ लो, लेकिन कुशल संग्राहक होने का मतलब ये है कि देखो, मान लो कि ये जंगल है। ठीक है, बड़ा सा जंगल है। तो जंगल में ना हर उत्पाद खाने लायक नहीं होता, हर पेड़ पौधा फल फूल खाने लायक नहीं होता, कुछ जहरीले होते हैं, खाओगे तो मर जाओगे। लेकिन इन्हें पता था कौन सा फल फूल खा सकते हैं और कौन सा नहीं खा सकते हैं। यही है, यही है इसका मतलब कि ये क्या है, कुशल संग्राहक थे, स्किल्ड थे ये लोग। ठीक है, फिर एक बात और भी हो सकती है क्या, कि अलग अलग मौसम में जो है अलग अलग तरह का फल मिलता है। किसी खास मौसम में कोई खास फल मिलता है। तो मान लो कि यहाँ पर अगर कोई खास फल मिल रहा है अभी इस मौसम में, दूसरे मौसम में यहाँ नहीं मिलेगा, वो यहाँ मिलेगा दूसरे तरह का फल। ठीक है, फल फूल जो भी जड़ वगैरह, पकने फल को पकने का क्या समय होगा, ये सारी जानकारियां क्या थी, इन संग्राहकों को थी। इसलिए इसको बोल रहे हैं कि कुशल संग्राहक थे ये लोग। ठीक है, अपने भोजन के लिए और ये क्या करते थे, तो जानवरों का आखेट किया करते थे। आखेट किया करते थे, क्या अर्थ हो गया? आखेट करते थे का अर्थ हो गया शिकार किया करते थे। आखेट किया करते थे अर्थात शिकार किया करते थे। अब हम देखेंगे सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। बुक बोल रहा है कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। कहाँ पर है? भारत के उत्तर पश्चिम में, भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में है। देखो कहाँ पर है, ये है किरथर पहाड़ियाँ, ये है सुलेमान पहाड़ियाँ। ठीक है, पाकिस्तान है इस तरह से। ये हो गया हमारा पाकिस्तान और ये है हमारा अफगानिस्तान। ठीक है, इसके बारे में बोल रहा है कि लगभग 8,000 वर्ष पूर्व यहाँ पर जो है सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में गेहूं और जौ उपजाना आरंभ हुआ। ठीक है, 8,000 वर्ष पूर्व। तो इस 8,000 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है वो देख लो। ये हो गया 0 साल। इस बुक ने बोला है, अभी चल क्या रहा है 2025, लेकिन हमें क्या मानना है? 2000। किताब ने खुद कहा है कि 2000 मान के चलो। वो अभी से जो है आप वर्तमान से 8,000 साल पीछे चलो। जब पीछे जाओगे 2000 साल इतना यहाँ चलोगे और 6,000 साल इधर चलोगे। इधर जो भी वर्ष होगा वो ईस्वी में लिखा जाएगा, इधर जो भी वर्ष होगा वो ईसा पूर्व में लिखा जाएगा। यानी कि ये जो 8,000 वर्ष पूर्व बोल रहा है, इसका मतलब किसके बारे में बोल रहा है? 6,000 ईसा पूर्व की बात की जा रही है। तो ये 8,000 वर्ष पूर्व का अर्थ क्या है? 6,000 ईसा पूर्व। ठीक ना? इसके लिए एक डेटा है जिसको आपको समझना है, जिसके लिए मैं समझा रहा हूँ। वो है, वो डेटा है मेहरगढ़। मेहरगढ़ नामक जो स्थान है ना, वो कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। देखो, यह है हमारा पाकिस्तान, हमारा नहीं, ये पाकिस्तान हो गया।
पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत में यहाँ किरथर पहाड़ियों के आसपास देख, यहाँ पर जो है क्या है, मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ है। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि लगभग 7,000 से 5,500 ईसा पूर्व के बीच सर्वप्रथम जौ, उसके बाद गेहूं उपजाने के साक्ष्य मिले हैं। अब ये दोनों डेटा समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ मैं ईसा पूर्व में लिखा हूँ, इसलिए 7,000 से 5,500 ईसा पूर्व के बीच लिखा हूँ। ठीक है। यहाँ ईसा पूर्व में नहीं है, ये इस तरह से बस लिखा हुआ कि 8,000 वर्ष पूर्व अभी से। इसका मतलब क्या है, 6,000 ईसा पूर्व। 6,000 ईसा पूर्व 7,000 और 5,500 ईसा पूर्व के बीच में आ जाएगा। ठीक है, इसको समझ लिए। अब चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि इन लोगों ने, जो सुलेमान की पहाड़ियों के आसपास रहा करते थे, वो पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया था इन लोगों ने। ठीक है, जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, गाय बैल हो गया, इन सबको पालतू बनाना शुरू कर दिया। और ये लोग रहते कहाँ थे, तो गांवों में रहा करते थे। कहाँ पर, गांवों में। चलो इसको समझते हैं। देखो देखो, जब आप संग्राहक हो, कुशल संग्राहक या संग्राहक हो आप, यानी कि क्या कर रहे हो, आप अपने भोजन के लिए किस चीज पर डिपेंड हो, पेड़ पौधों पर। ठीक है, फल फूल पर। और आप क्या कर रहे हो, शिकार कर रहे हो, जानवरों के शिकार करके अपना भोजन या ग्रहण कर रहे हो। तो मान लो ये जंगल है। ठीक है। तो अभी के मौसम में मान लो कि यहाँ पर फल फूल तो मिल गया, लेकिन कुछ समय के बाद, 1-2 महीना बाद आप यहाँ ठहर नहीं सकते। आपको यहाँ रुक करके नहीं अति कर पाओगे। क्या करें, दूसरा जगह, दूसरे क्षेत्र में जाना होगा, जंगल के दूसरे क्षेत्र में आपको जाना होगा फल फूल के लिए, क्योंकि मौसम चेंज हुआ तो मौसम, अलग अलग मौसम में अलग अलग फल अलग अलग जगह पर मिलते हैं। तो आपको क्या है, विस्थापित होते रहना पड़ेगा। फिर देखो जानवरों को, मान लो कि जानवर यहाँ पर आपको मिल रहे, तो मार मार के उसको तो खा जाओगे आप। एक तो ये हो गया। मान लो कि जानवर भी रहेगा कहाँ पर रहेगा, जहाँ नदी वगैरह हो, ताकि पानी वो पी सके। तो जैसे नदी सूख जाएगा तो कहीं और नदी बह रहा होगा, उधर वो जानवर भागेगा। ठीक है, तो फिर उस जानवर के लिए आप भी उस क्षेत्र में जाओगे। यानी कि जब तक आपका भोजन गतिशील है, क्या है, भोजन गतिशील, तब तक आपका जीवन भी अस्थाई नहीं होगा, आप अस्थाई जीवन जियोगे। ठीक है, अस्थाई। लेकिन मान लो कि आपने पशुपालन करना पहली बार सीख लिया, पशुपालन करना सीख लिया, तो पशुपालन कर, अभी भी आप मान लो कि संग्रह करके ही खा रहे हो, संग्रह करके ही खा रहे हो, फल फूल चुनने जाना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन जब पशुपालन कर लिए, तो क्या हुआ कि अब रोज रोज आपको जंगल में पशुओं को खोजने नहीं जाना पड़ेगा। अब क्या करोगे, अपना जो जानवर है उसी को मार के खा लोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अस्थाई होने लगो, जब पशुपालन करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपका जीवन जो है अस्थाई होगा, लेकिन थोड़ा होगा, क्योंकि अभी भी आपको संग्रह जब करना हो पेड़ पौधे फल फूल का, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना ही है। बस पशुओं के मामले में थोड़ा सा अस्थाई हो गए। लेकिन मान लो कि अब आप कृषि करना सीख लिए, कृषि करना सीख लिए और आपने यहाँ पर लगा दिया है गेहूं। और गेहूं जब आपने लगा दिया, तो एक दिन में तो आपका गेहूं तैयार होगा नहीं। और अगर आप यहाँ से छोड़ के चले गए तो इसको खा जाएगा जानवर, जंगली जानवर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके इर्द गिर्द रहना पड़ेगा, झोपड़ियाँ लगा कर रहने लगोगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, आप गांव बसा दोगे। इसीलिए बोला, सुलेमान और तीर्थर पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोग जब कृषि करते थे, तो कृषि करने वाले रहेंगे कहाँ, गाँव में ही। तो ये है इसका मतलब, समझ गए ये। आगे बढ़ते हैं। चलो, अब बोला जाता है कि गारो पहाड़ियों का पता लगाओ और विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। गारो पहाड़ियाँ किधर है, तो भारत के उत्तर पूर्व में है। और विंध्य पहाड़ियाँ भारत के मध्य भारत में है। यहाँ भी कृषि का विकास हुआ है, गारो पहाड़ियों के क्षेत्र में भी और विंध्य पहाड़ियों के क्षेत्र में भी। चलो दोनों पहाड़ियों को देख लेते हैं। देखो, भारत के उत्तर पूर्व में ये गारो पहाड़ियाँ यहाँ पर है, मेघालय में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी इधर से गुजर रही है। और विंध्य पहाड़ियाँ भारत के मध्य में है, ये देखो यहाँ पर विंध्य पहाड़ियाँ। ठीक है, दोनों हमने देख लिया। नर्मदा नदी के किधर है, उत्तर में। तो देखो विंध्य पहाड़ियाँ का उत्तर साइड ये होगा, पूर्व ये हो गया, पश्चिम ये, और ये दक्षिण साइड हो गया। ठीक है,
तो यहाँ कुछ डेटा मिलेगा। उत्तर मतलब इधर आ जाओ, यूपी वाला क्षेत्र। कुछ हम यहाँ देखेंगे डेटा, इसलिए मैं इस तरह बता रहा हूँ। चलो, क्या बोल रहा है कि गारो पहाड़ियों के क्षेत्र में और विंध्य पहाड़ियों के क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ है। तो यहाँ पर विंध्य पहाड़ियों के बारे में लिखा गया है कि जहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया, वह विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित था। किधर? विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में, इस साइड। ठीक है, तो डेटा से समझो कुछ। कोल्डिहवा का आपने नाम सुना है कभी? कोल्डिहवा का, ये कहाँ पर है? यूपी के प्रयागराज जिले में है। कहाँ पर? यूपी के प्रयागराज जिले में कोल्डिहवा है, जहाँ पर लगभग 6000 ईसा पूर्व में के आसपास चावल उपजाने का साक्ष्य मिला है। मतलब ऐसा साक्ष्य मिला है जिससे पता चलता है कि कोल्डिहवा नामक क्षेत्र में आज से 6000, मतलब या आज से नहीं, 6000 ईसा पूर्व में चावल उपजाया जाता था। ऐसा साक्ष्य मिला है। ये पुराना डेटा है, नया डेटा मैं दिखाता हूँ। एक नया डेटा ये है कि जो यूपी के संत कबीर नगर जिला है, यूपी का संत कबीर नगर जिला, वहाँ एक क्षेत्र है लहुरा देव। इस लहुरा देव नामक क्षेत्र से 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के बीच चावल उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। तो नया डेटा ये है, इसको ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा पुराना कहाँ पर मिला? यहाँ लहुरा देव से ना। तो जब ये पूछे कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो लहुरा देव ही टिक करना। दोनों अगर दिया हुआ हो ऑप्शन में तो लहुरा देव टिक करोगे, ये ऑप्शन में नहीं हो तो आप सिर्फ कोल्डिवा टिक करोगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब समझो कि सिंधु और इसकी सहायक नदियों को पता लगाना है हमें। सहायक नदियां मतलब ये होता है ना कि कोई मान लो कि मेन नदी, मुख्य नदी इस तरह से बह रही है, इसमें छोटी छोटी नदियां आसपास से आकर के मिलती हैं इसमें। ठीक है, कई नदियां आकर के मिलती हैं मुख्य नदी में। तो ये जो बड़ी नदी में मिलती हुई नदियां होती हैं वो ही सहायक नदियां होती हैं। चलो हम दिखा देते हैं यहाँ पर। देखो, यहाँ पर मुख्य नदी है, क्या है? सिंधु नदी। ये है सिंधु नदी हमारा, जो कहाँ गिर रही है? अरब सागर में गिर जा रही है। इसी कुछ सहायक नदियां, जैसे काबुल नदी इधर से आ रही है, काबुल नदी सहायक नदी है। कहाँ से आ रही है? अफगानिस्तान से। फिर यहाँ भारत से जाने वाली नदियां कुछ है, जैसे झेलम, ये हो गई झेलम, यहाँ तक आई। फिर इधर से जा रही है चेनाब, चेनाब इस तरह गई। तो झेलम और चेनाब मिल करके आगे बढ़ी। ठीक है, तो इधर से आकर के मिल गई इसको रावी। अब झेलम, चेनाब और रावी तीनों मिल करके आगे बढ़ी। तो इधर से आकर के मिल गई कौन? यहाँ तक आई सतलज नदी, इसमें मिल गई यहाँ से ब्यास। ब्यास और सतलज मिल करके इधर आगे बढ़ रही है। दोनों सब नदियां यहाँ पर मिल गई। इससे आगे जा करके कहाँ पर? इसमें मिल जाएंगी, यहाँ सिंधु नदी में मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपने समझ लिया। इसके बारे में कुछ डेटा है, हम देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास जो है के क्षेत्र में आ- आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले। बेसिकली किस नगर की बात कर रहा है? कि हड़प्पा, बेसिकली हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है आगे चैप्टर में। ठीक है, तो उसको छोड़ते हैं यहाँ। इतना बस समझ लिए कि किसके बारे में बात कर रहा है। तो ये हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं उनके बारे में बात कर रहा है। तो हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसी सिंधु और सहायक नदियों के आसपास ही मिला है ये हड़प्पा सभ्यता, बल्कि वहीं नहीं, पूरा बहुत विस्तार है इसका, देखेंगे आगे। अब बोल रहा है कि गंगा और इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। गंगा और इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ, और इसकी समुद्र तटवर्ती इलाका भी है। यहाँ पर कुछ समुद्र समुद्र तटवर्ती इलाका है जहाँ पर नगर का विकास हुआ है। कहने का मतलब यह है कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व का क्या मतलब हो गया? आज से 2500 वर्ष पूर्व का मतलब, यहाँ जीरो है, 2000 समय पीछे चलना है। पीछे चले ये 2000 साल, और 500, 500 साल और चलेंगे पीछे, यानी कि ये 2500 वर्ष पूर्व चलने बोल रहा है। इसका मतलब 500, सॉरी 500 ईसा पूर्व की बात कर रहा है। ठीक है, बेसिकली ये बात किसकी, किस वर्ष किस काल की हो रही है? महाजनपद काल की बात हो रही है। ठीक है, तो जब भी आपको बोले 2500 वर्ष पूर्व, आज आज से, तो लगभग किसकी बात की जा रही है? महाजनपद काल की। तो महाजनपद काल में क्या था
कि महाजनपद काल में 16 बड़े-बड़े महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे, जिसमें से एक मगध भी था। ठीक है? ये जो 16 महाजनपद थे, वो गंगा और इसकी सहायक नदियों और कुछ महाजनपद जो है, समुद्र तटवर्ती इलाका में थे। ठीक है? उसी के बारे में ये बोल रहा है। चलो मैं दिखा देता हूँ, ज़्यादा इसमें नहीं देखेंगे, आगे पढ़ना है विस्तार से। देखो, ये समुद्र तटवर्ती इलाका में जो नगर का विकास बोला यहाँ पर, कि समुद्र तटवर्ती इलाका में भी नगर का विकास हुआ है, और गंगा और इसकी सहायक नदियों के आसपास भी विकास हुआ है। तो समुद्र तटवर्ती इलाका में यहाँ एक विकास होगा, इधर मगध रहेगा, और भी बहुत सारे महाजनपद जो है इस तरह से रहेंगे। ठीक है? इधर भी बहुत रहेगा कुछ। तो 16 महाजनपद इस तरह से मिलेंगे। ठीक है? इसके बारे में भी आगे तो पढ़ना ही है, इतना विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। फिर इसको देख लो, गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। इस क्षेत्र में क्या मगध नाम का एक न, क्षेत्र का महाजनपद था। मैंने बताया कि एक महाजनपद ये भी था, मगध। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे। क्या किए थे इन्होंने? तो विशाल राज्य स्थापित किया था। देखो बेसिकली हुआ क्या था, ये जो मगध नाम का जो महाजनपद था ना, ये सारे महाजनपदों को जीत लिया था इस तरह से। ठीक है? बस दो महाजनपदों को छोड़ करके सारे महाजनपदों को जीत लिया था। इसीलिए तो बोल रहे कि इसका शासक बहुत ही शक्तिशाली थे, इन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया था। तो ये सारे महाजनपदों को जीत के किया था इस तरह से। तो आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। यहाँ पर हमने समझ लिया देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना हुई, तो बताया है मैंने। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है, और से सब अब आगे के क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कुछ कमेंट वगैरह कर दो, ताकि मैं देखता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ पूरा रोज। हो सकता है अब मैं हर 1-2 दिन में क्लास जो है करा ही दूंगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। लास्ट में इसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, ये पूरा